नमस्कार, न्यूज़ वन इंडिया में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं धर्मराज सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की खबर के साथ। कोरोना के इस काल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक अहम बैठक करने वाले हैं। कल ये अहम बैठक होगी जिसमें प्रधानमंत्री के साथ तमाम मंत्री मौजूद रहेंगे। मंत्रियों के साथ ये बैठक कल बुलाई गई है और कोरोना के दौरान जो स्थिति उत्पन्न हुई है उस पर कल मंत्रियों के साथ प्रधानमंत्री चर्चा करेंगे। कैसे इस सेकेंड वेव को रोका जाए उसकी रणनीति बनाई जाएगी, उसके रोकथाम को लेकर चर्चा होगी। और कल की जो मीटिंग है वो काफी अहम है। संभवतः कल केंद्र इस मामले को लेकर कोई बड़ा ऐलान कर सकता है, कल कोई बड़ा फैसला ले सकता है। कल शुक्रवार के दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंत्रियों के साथ बैठक करने वाले हैं और इस बैठक में प्रधानमंत्री मोदी मंत्रियों के साथ कोविड के दौरान जो स्थिति उत्पन्न हुई है उसको लेकर चर्चा करेंगे, हालात की समीक्षा करेंगे। और इस तरीके के कयास भी लगाए जा रहे हैं कि हो सकता है कि प्रधानमंत्री मोदी कल की इस बैठक के बाद सेंट्रल गवर्नमेंट के एंड से, केंद्र सरकार के एंड से कोई बड़ा और अहम फैसला लिया जा सकता है। हालांकि इसका इंतजार करना होगा। इससे पहले आपको याद होगा जब प्रधानमंत्री ने कुछ दिनों पहले देश को संबोधित किया था, उसमें उन्होंने इस बात का जिक्र किया था कि लॉकडाउन अंतिम विकल्प है और लॉकडाउन से हमें बचने की कोशिश करना चाहिए। इस बीच जो स्वास्थ्य विभाग की ओर से एक रिपोर्ट दी गई है और जिस तरीके से लगातार स्थिति आ रही है उसको लेकर जो अंदर खाने चर्चा चल रही है उसमें ये कहा जा रहा है कि जो अति प्रभावित देश के जिले हैं उनमें से अति प्रभावित तकरीबन 125, 150, 200 जो कह लीजिए जिले जो सबसे ज़्यादा प्रभावित हैं वहां पर 15 दिन से 21 दिन का कंप्लीट लॉकडाउन लगाया जाए। तो प्रधानमंत्री मोदी की बैठक शुक्रवार को होगी, यानी कल होगी, और उसके बाद ही ये साफ हो पाएगा कि बैठक में क्या कुछ बात हुई है, क्या कुछ चर्चा हुई है। इस वक्त मेरे साथ मुंबई से आनंद गायकवाड़ जुड़ चुके हैं। जो बेहतर स्थिति में मुंबई में क्या हालात हैं उसके बारे में आपको अपडेट देंगे। आनंद, हालांकि केंद्र सरकार जो बैठक करेगी उससे अलहदा अलग अलग स्टेट्स गवर्नमेंट अपने स्तर से लगातार कोशिश कर रही है। महाराष्ट्र की सरकार भी अपने स्तर से लगातार कोशिश कर रही है कि इस पैंडेमिक के दौर में लोगों को स्वास्थ्य सुविधाएं मिल पाए, साथ ही साथ जो कोरोना का मार है उसको कैसे कम किया जाए, संक्रमण को कैसे कम पर रखा जाए। पिछले 2-3 दिनों की बात करें, 24 घंटे 48 घंटों की बात करें तो महाराष्ट्र से क्या अपडेट है? क्या आंकड़े बढ़ रहे हैं या कम हो रहे हैं, या अगर बढ़ नहीं रहे तो कम भी नहीं हो रहे, लेकिन एक जगह पर स्टिक है वो फिगर? 65,000 या औसतन है, लेकिन मौत का मोर्टेलिटी रेट जो मौत का आंकड़ा वो आए दिन बढ़ रहा है। कल हमने देखा, हमने 900 के ऊपर चले गए। मतलब कुल मिलाकर देखा जाए तो महाराष्ट्र में कोरोना नए संक्रमित जो इफेक्टेड होने की संख्या है वो स्थिर है, लेकिन मौतों का आंकड़ा बढ़ रहा है, ये चिंता की बात है। और एक अपडेट आपको बता दूं कि मुंबई हाई कोर्ट ने आज ही राज्य सरकार को कहा है कि ये सब रोकने के लिए आप 15 दिन का संपूर्ण लॉकडाउन लगाए। तो अभी हाईकोर्ट भी हरकत में आ गए, एक्शन में आ गए। हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को कहा है कि 15 दिन का, कम से कम 15 दिन का संपूर्ण लॉकडाउन लगाया जाए। अब देखने वाली बात होगी कि उद्धव ठाकरे सरकार किस तरह से इस हाईकोर्ट के निर्देशों का पालन करती है, जिसके कारण कोरोना के जो संक्रमण के आए दिन आंकड़े बढ़ रहे हैं, मोर्टेलिटी के आंकड़े बढ़ रहे हैं, उसको कंट्रोल में लाया जा सकता है। चलिए अली, और जितने भी अब तक कोशिश महाराष्ट्र सरकार की ओर से की जा रही है, क्या उसका कोई रिजल्ट दिख रहा है, उसका कोई असर दिख रहा है? ये असर तो नहीं दिख रहा है, क्योंकि जिस तरह से मोर्टेलिटी रेट बढ़ रहा है, रिकवरी रेट भी अच्छा है महाराष्ट्र का, 83% रिकवरी रेट है। लेकिन जिस तरह से एज सरकार आपको रहना चाहिए इस पेंडेमिक सिचुएशन में, वो अभी तक ठाकरे सरकार स्ट्रिक्ट एक्शन लेती हुई नहीं दिखाई दे रही है। ये ग्राउंड रियलिटी। ये आप बता रहे कि जो मोर्टालिटी रेट की का आप जिक्र करें कि मोर्टालिटी रेट कम नहीं हो रहा है,
तो ये एक चुनौती जरूर है। तो इसके पीछे वजह क्या है? क्या लोगों को वक्त पर इलाज नहीं मिल रहा जिसके कारण लोगों की मौत हो रही है? ये बिल्कुल सही है। अगर लोगों को घरों से बाहर ही नहीं निकलने देते हैं तो ये बढ़ता नहीं था, क्योंकि राज्य सरकार को पता था पहले से ही। महाराष्ट्र का जो टास्क फोर्स है उसने कुछ दिन पहले ही अलर्ट दिया था कि मई महीने में 1000 पर डे के डेथ के आंकड़े आ सकते हैं। अगर राज्य सरकार का टास्क फोर्स ही कहता है कि मोर्टेलिटी रेट बढ़ सकता है, बावजूद उसके कुछ उसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन प्लान ही नहीं था स्टेट गवर्नमेंट के पास, इसलिए आए दिन जो हम नए नए रिकॉर्ड बना रहे हैं, संक्रमण से हो चाहे मोर्टेलिटी रेट बढ़ रहा हो, तो मुझे लगता है कि अपने ही टास्क फोर्स की किए गए सुझाव को महाराष्ट्र सरकार ने गंभीरता से नहीं लिया है, जिसके परिणाम अभी दिखाई दे रहे हैं। और हालांकि मुंबई में स्थिति तो पिछले 10-15 दिनों की कंपैरेटिवली बेहतर हुई है, लेकिन जो बाकी हिस्सा है महाराष्ट्र का, वहां पर पिछले 48 घंटों में स्थिति क्या बेहतर हो पाई है? नहीं, पिछले 48 घंटों में उल्टा स्थिति बिगड़ती जा रही है। आपको बता दूं कि पुणे, पिंपरी चिंचवड, नागपुर, अमरावती, औरंगाबाद, ये जो बड़े बड़े शहर थे, यहाँ पे कोरोना कंट्रोल में आना चाहिए था, लेकिन हालांकि मुंबई से बदतर स्थिति अब उर्वरित महाराष्ट्र की हो गई, रत्न महाराष्ट्र की हो गई। जो मैंने आपको अभी शहरों के नाम बताया, वहाँ दिन ब दिन स्वास्थ्य सुविधाएं भी खस्ता हालत में है, और मोर्टेलिटी रेट वहाँ से ज्यादा है, मुंबई से ज्यादा रेट मोर्टेलिटी रेट ये महाराष्ट्र के बाहर ज्यादा है, मुंबई के बाहर ज्यादा है। चलिए, आप मेरे साथ बने रहिएगा आनंद गायकवाड़। तो ये महाराष्ट्र की स्थिति हम बता रहे थे। चलिए बात करते हैं महाराष्ट्र के बाद उत्तर प्रदेश की। कोरोना से निपटने के लिए उत्तर प्रदेश भी लगातार कोशिश कर रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक्शन में है। करीब 33,000 बेड तत्काल बढ़ाने के निर्देश दिए गए हैं। एक बड़ी खबर बता दें, 33,000 बेड बढ़ाने के निर्देश दिए गए हैं। स्वास्थ्य विभाग को 15,000 बेड बढ़ाने का निर्देश है, जबकि चिकित्सा शिक्षा विभाग को 18,000 बेड बढ़ाने का निर्देश दिया गया। कुल मिलाकर 33,000 बेड बढ़ाने का निर्देश दिया गया। प्रदेश के सभी 75 जिलों में ये बेड बढ़ाने का निर्देश मुख्यमंत्री की ओर से दिए गए हैं। तो चिकित्सा शिक्षा विभाग और स्वास्थ्य महकमे को 15,000 बेड बढ़ाने का निर्देश दिया गया है, और चिकित्सा शिक्षा विभाग को 18,000, यानी कुल मिलाकर 33,000 बेड बढ़ाने का तत्काल आदेश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश के इन दो विभागों को दिया है। और ये जो 33,000 बेड होंगे, ये उत्तर प्रदेश के 75 जिलों में होंगे। किसी ऐसा नहीं कि किसी एक पर्टिकुलर जिले में ही बहुत सुविधा होगी और किसी में बिल्कुल नहीं होंगी। और हालांकि ये दोनों विभाग किस तरीके से काम करेंगे, एक साथ मिलकर काम करेंगे या अपने अपने स्तर पर अलग अलग काम करेंगे। तो कोरोना से निपटने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पूरी ताकत झोंक दी है। कोविड केयर फंड में अपने विधायक निधि से 1 करोड़ की धनराशि उन्होंने दी है। कोरोना से निपटने के लिए तमाम जो जद्दोजहद, तमाम जो कोशिश हो सकती है अपने स्तर पर, सरकार के स्तर पर, हर स्तर पर एक कोशिश हो रही है। कोविड फंड में उन्होंने अपने विधायक निधि से 1 करोड़ रुपए की धनराशि दे दी है। और इससे पहले उन्होंने 2 महत्वपूर्ण विभाग, स्वास्थ्य महकमा और चिकित्सा शिक्षा विभाग को 33,000 बेड बढ़ाने का निर्देश दिया है। यूपी सरकार की नई गाइडलाइन भी जारी हो चुकी है, और इस नई गाइडलाइंस के मुताबिक केंद्र सरकार ने जो पहले गाइडलाइन जारी की थी, उसके बाद यूपी सरकार की ओर से गाइडलाइन जारी की गई है। और लॉकडाउन को लेकर अब जिला प्रशासन फैसला लेगा, यानी कि संक्रमण के दर को देखते हुए यह फैसला लिया जाएगा। 10% जो संक्रमण का दर होगा, अगर 1 लाख जनसंख्या है किसी जिले की और 10,000 उस जिले में संक्रमण का दर है, 10% है, तो उस जिले में जो जिले के जिलाधिकारी हैं वो पूरी तरीके से उनके पास फ्रीडम होगा कि वो आदेश ले सकते हैं लॉकडाउन का। नीलेश इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ। नीलेश, क्या कुछ नई गाइडलाइन में है, क्या कुछ तब्दीली आएंगी और क्या कुछ उसमें बेहतर होने की गुंजाइश होती है? देखिए, बिल्कुल उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार प्रदेशवासियों को कोरोना के संक्रमण से बचाने के तमाम प्रयास कर रहे हैं। बृहद स्तर पर मुख्यमंत्री का ये प्रयास काफी सराहनीय है। जिस तरीके से उन्होंने आज आदेश जारी किया है कि चिकित्सा शिक्षा विभाग और स्वास्थ्य विभाग मिलकर 35,000 अतिरिक्त बेडों की व्यवस्था उत्तर प्रदेश के समस्त जो 75 जनपद है वहां कराएंगे, तो कहीं ना कहीं ये बड़ा और अहम फैसला है। जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में लगातार लोगों की शिकायतें आ रही थी कि जनपदों में व्यापक पैमाने पर बेडों की जो व्यवस्था होनी चाहिए थी वो नहीं है।
है कि जिलाधिकारी ये सुनिश्चित कि वो अपने जिले में लॉकडाउन लगाना चाहते हैं या नहीं, या फिर उनके पास कोई दूसरा वैकल्पिक विकल्प है जिसके सहारे वो कोरोना को कंट्रोल करेंगे। उसके अलावा अगर हम मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बात करें तो योगी आदित्यनाथ कोरोना संक्रमित होने के बावजूद भी लगातार उत्तर प्रदेश की जनता के हित में तमाम बड़े और कड़े फैसले ले रहे हैं। अधिकारियों को सख्त निर्देश दे रहे हैं कि जनता का हित सर्वोपरि है, सबसे पहले जनता की जान बचाना सरकार के लिए जरूरी है। ऐसे में ये जो फैसला आया है 35,000 बेड बढ़ाने का, वो काफी बड़ा और अहम फैसला है, क्योंकि उत्तर प्रदेश की राजधानी में जिस तरीके से पिछले 24 घंटे की बात करें तो बेडों की कमी देखी गई थी। हालांकि डीआरडीओ की तरफ से भी उत्तर प्रदेश को 1000 बेड मुहैया कराने की बात कही गई थी। राजधानी का जो अवध शिल्पग्राम है वहां पर 500 बेडों का अस्पताल डीआरडीओ तैयार करा रहा है। उसके अलावा छावनी परिसर में 150 बेडों का कोविड अस्पताल बनाकर तैयार करके उसको जनता के हित में शुरू कर दिया गया है। तो व्यापक पैमाने पर कोरोना से लड़ने की जो जंग है वो शुरू हो चुकी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी ये सख्त निर्देश दिए हैं कि जिलाधिकारियों के सुनिश्चित करने के बाद अगर व्यवस्थाएं नहीं संभलती हैं तो उसका जिम्मेदार जिलाधिकारी होगा और उससे कारण बताओ नोटिस के साथ ही उनके ऊपर बड़ी कार्रवाई की जाएगी। तो इस तरीके के लगातार आदेश उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के द्वारा दिए जा रहे हैं। अब जरूरत है कि जो जिलाधिकारी हैं जिनके ऊपर सरकार ने यह भरोसा जताया है कि वो अपने जिले की व्यवस्थाओं को दुरुस्त कर लें। अगर वो व्यवस्थाओं को दुरुस्त कर लेते हैं तो आने वाले एक सप्ताह के अंदर उत्तर प्रदेश में एक बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। कोरोना से लड़ने के लिए एक जो रूपरेखा मुख्यमंत्री की तरफ से तैयार की गई है वो कहीं ना कहीं बहुत ही सराहनीय है। उन्होंने प्राइवेट कर्मचारियों के हित को देखा, उन्होंने गरीब जनता के हित को देखा, तो अस्पताल में उनका इलाज फ्री कराने की बात कही। तो ये तमाम बड़े फैसले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के द्वारा तब लिए जा रहे हैं जब वो खुद अस्वस्थ हैं। तो ऐसे में देखने वाली बात ये होगी कि जो 35,000 बेड बनाने की जिम्मेदारी स्वास्थ्य विभाग और चिकित्सा शिक्षा विभाग को दी गई है वो कब तक उसको जमीनी स्तर पर उतारते हैं, कब तक 75 जिलों में बेडों की आपूर्ति को लेकर काम जो है जमीनी स्तर पर शुरू हो जाएगा। ठीक है। मेरे साथ सूरज पांडे भी जुड़ चुके हैं, आलोक मालवीय भी जुड़ गए हैं। आलोक, जो नया गाइडलाइंस है उसमें कहा यह जा रहा है कि जो सेंटर की गाइडलाइंस है यूपी सरकार उसी गाइडलाइंस को फॉलो करेगी, जिसमें ये साफ तौर पर जिक्र है कि 10% से ज्यादा अगर पॉजिटिविटी रेट है जिले का तो जिले के जिलाधिकारी यानी डीएम के पास पूरा पावर होगा कि कंप्लीट लॉकडाउन लगा दें। और अब इसके जो डीएम्स हैं उनके ऊपर भी क्वेश्चन मार्क होगा, क्योंकि आप पर शासन और सरकार भरोसा कर रही है, आपको जिम्मेदारी दी गई है, तो आपकी अकाउंटेबिलिटी भी बढ़ जाती है। एरिया में एक बड़ी चीज सामने निकल कर आई है कि संगम नगरी प्रयागराज का जो स्वास्थ्य विभाग है वो किस तरह से मतगणना कर रहा है, किस तरह से मतों की गिनती कर रहा है, किस तरह से लोगों की गिनती कर रहा है, इससे प्रश्न चिन्ह लगा है। संगम नगरी प्रयागराज के इसी सत्ती चौरा इलाके में एक परिवार के 10 लोगों का कोरोना रिजल्ट पॉजिटिव आता है। स्वास्थ्य विभाग की टीम उसके घर पहुंचती है और उसे दवा देने की कोशिश करती है, लेकिन पंकज श्रीवास्तव नाम के उस व्यक्ति के घर में जब जाते हैं तो पता चलता है कि उसने कोरोना का टेस्ट किसी तरह से कराया ही नहीं, फिर उसका रिजल्ट पॉजिटिव कैसे आया। तो इन सब चीजों को लेकर भी जिलाधिकारी भानुचंद गोस्वामी को देखरेख करनी पड़ेगी कि स्वास्थ्य विभाग के जो लोग हैं वो किस तरह से काम करते हैं, कितने गलत आंकड़े प्रस्तुत हो रहे हैं और जांच का जो दायरा है वो किस तरह में है। इसके अलावा जो भी लोग हैं जांच के बाद किस तरह से वो इस पर विश्वास करेंगे, इस पर भी प्रश्न चिन्ह लग गया है। तो फिलहाल जो केंद्रीय गाइडलाइन की आप बात कर रहे हैं, इस गाइडलाइन को काम करते हुए चीजें तो अच्छी हो पाएंगी, लेकिन उस गाइडलाइन पे अभी फिलहाल काम नहीं हो पा रहा है। जमीनी हकीकत कुछ और ही देखने को मिल रही है। ठीक है। सूरज पांडे भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं कानपुर से। सूरज, कानपुर जिले में क्या स्थिति इस वक्त है पिछले 24 घंटों की अगर हम बात करें? बिल्कुल, आपको बता दें कि कानपुर एक काफी बड़ा महानगर है और इसमें आबादी भी बड़ी ज्यादा है। कानपुर शहर की बात करें तो कोरोना का जो आंकड़ा है वो लगातार प्रतिदिन अपने आंकड़ों को बदलता है और एक नया रिकॉर्ड कायम करता है। कल की बात करें तो पिछले 24 घंटे में 2364 मामले कानपुर में आए थे, जिसमें 11 लोगों की मौत की खबरें सामने आई थी। ऐसे में कहीं ना कहीं से कानपुर शहर में कुल एक्टिव केसों की आज की बात करें तो 18,000 से भी ज्यादा एक्टिव केस है, जो काफी चिंता की विषय है। शमशान घाटों की बात करें तो लगातार लाशों का जलने का सिलसिला जारी है, जो काफी भयावह दृश्य घाटों पर नजर आ रहा है। ऐसे में जिस तरीके से कोरोना की नई गाइडलाइन सामने आई है, जिला प्रशासन की काफी जिम्मेवारियां बढ़ जाती है। जैसा कि आपको बता दें कि शहर में इस समय हम ऐसे ही चौराहे पर मौजूद है, देखिए लगातार बड़ी संख्या में वाहन गुजर रहे हैं। तमाम लोग जो है वो सड़कों से आवागमन करते हुए नजर आ रहे हैं।
ही सड़कों पर नजर आ रहे हैं। ये जो दृश्य है ये काफी चिंता का विषय बनता हुआ चला जा रहा है, क्योंकि लोग जो है वो अभी भी कोरोना को बहुत हल्के में ले रहे हैं। बिल्कुल, ये चलिए बिल्कुल आपने लाइव तस्वीरें कानपुर के दिखा दी, जो जहाँ पे सूरज खड़े हैं उसके पीछे देखा आपने, गाड़ियाँ चल रही हैं, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा। लोग अब भी ये नहीं समझ रहे कि मास्क उनके लिए कितना ज़रूरी है। खैर, बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का, नीलेश, सूरज और आलोक। तो ये स्थिति है, सरकार लगातार अपने एंड से कोशिश कर रही है, निर्देश दिए जा रहे हैं, फैसले लिए जा रहे हैं, लेकिन सिर्फ सरकार के फैसलों से ही नहीं होगा, जनता को भी अपनी जिम्मेदारी और जवाबदेही को समझना होगा। देश में कोरोना महामारी के कारण इन दिनों त्राही मची हुई है। सरकारी अस्पतालों से लेकर प्राइवेट अस्पतालों में मरीजों का जमावड़ा लगा हुआ है। हरदोई जिले में अस्पतालों की स्थिति क्या है, हमारे संवाददाता नसीम खान की इस रिपोर्ट में देखिए। शैली है जो ओपीडी में और जो कोविड के मरीजों के जो अधिकारी बनाए गए हैं, जिनके हाथ में चार्ज दिया गया है, मैं उनसे ही बात करता हूं पूरी तरीके से। हमारे साथ में डॉक्टर स्वामी दयाल साहब भी मौजूद हैं, मैं इनसे ही बात करता हूं पूरी तरीके से कि हरदोई के अंदर क्या हालात हैं, हरदोई में कितने मरीज़ हैं और कितने तादाद में जो वो बेड हैं, ऑक्सीजन सिलेंडर हैं, इसमें कितने अवेलेबल हैं हरदोई के अंदर, और जो इंजेक्शन है, इंजेक्शन को लेकर बात की जाए तो पूरी तरीके से मैं ये बात जानने की कोशिश करूंगा कि हरदोई के अंदर क्या क्या मौजूद है अभी और कितने बेड खाली हैं और कितने अभी भर चुके हैं। डॉक्टर साहब, एक जानकारी ये चाहिए थी कि हरदोई में जिस तरह से देखा जाए कि जो मरीज आ रहे हैं, कोविड के मरीज आ रहे हैं, उनके लिए क्या व्यवस्थाएं हैं, और देखा जाए कि जो इंजेक्शन है तो इंजेक्शन और क्या नाम कोविड के मरीजों के लिए बेड और कितने मरीज अभी तक हो चुके हैं पूरे टोटल? जी, अभी तक हमारे चिकित्सालय में कल शाम तक 106 मरीज भर्ती थे। 100 बेड की कैपेसिटी है। हमारे सभी मरीजों को ऑक्सीजन सिलेंडर दिया गया है। ऑक्सीजन की आपूर्ति पूरी है, किसी तरह की कमी नहीं है। इंजेक्शन रेमडेसिविर भी हमारे पास पर्याप्त मात्रा में है। मरीजों का समुचित इलाज किया जा रहा है। हमारे सभी कर्मचारी चिकित्सक अपनी पूरी निष्ठा के साथ मेहनत से काम कर रहे हैं। उम्मीद है कि उसका जो है अच्छा जो है परिणाम मिलेगा। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताइए कि रेमडेसिविर जो इंजेक्शन है अभी अपने हॉस्पिटल में कितने अवेलेबल हैं और पूरी तरीके से बेड कितने खाली हैं? अभी बेड खाली नहीं है हमारे पास। रेमडेसिविर इंजेक्शन पर्याप्त मात्रा में है। गणित जो संख्या है वो फार्मेसी से मिल जाएगी जिनके पास चार्ज में है। इंजेक्शन पर्याप्त मात्रा में है। तो डॉक्टर साहब का कहना था कि जो हमारे पास में रेमडेसिविर इंजेक्शन है वो पूरी पर्याप्त मात्रा में है और बेड इस समय नहीं खाली हैं। लेकिन फ़िलहाल अगर देखा जाए कि एक और भी सवाल है, सबसे बड़ा सवाल ये है कि जो एम्बुलेंस में जो मरीज़ बाहर पड़ा हुआ है, जिसका अभी उपचार भी के लिए जो अंदर नहीं लाया गया है, डॉक्टर वहाँ पे पहुँचे कि नहीं। परिजनों का कहना था कि डॉक्टर की टीम अभी तक नहीं आई, जबकि वो सीएमओ साहब के आदेश पे ही वो वहाँ से मरीज़ यहाँ पे लाया गया। फिलहाल मैं जानने की कोशिश करूँगा डॉक्टर साहब से कि क्यों उस मरीज़ को अभी तक नहीं देखा गया और मरीज़ को हालत कैसी है, क्या आपने अभी तक जानकारी ली? डॉक्टर साहब, अभी मेरी जानकारी में आग के माध्यम से आया है कि यहाँ कोई मरीज़ आया है। मैं उसको दिखवा रहा हूँ, उसकी जाँच करवा रहा हूँ। डॉक्टर साहब का आप देख रहे थे पूरी तरीके से कि डॉक्टर साहब ने कहा है कि जो हमें आपके माध्यम से, न्यूज़ इंडिया के माध्यम से ये मालूम हुआ है कि हमारे हॉस्पिटल के बाहर एक एम्बुलेंस खड़ी है जिसमें एक मरीज़, महिला मरीज़ है, वो कोविड पेशेंट है, वो पूरी तरीके से यहाँ पे आई हुई है और अभी मुझे जानकारी नहीं थी कि उसका इलाज नहीं हो रहा है या फिर उसको भर्ती किस बात पर नहीं लिया गया। लेकिन वो उनके मामले न्यूज़ इंडिया ने उनके कानों तक ये आवाज़ पहुंचाए। उस मरीज़ की हालत देखने के लिए डॉक्टर की टीम निकल चुकी है और एम्बुलेंस में जो महिला कोविड पेशेंट है वो उसको अंदर भर्ती करने के लिए लाया जा रहा है। कैमरा पर्सन शमशाद खान के साथ मैं नसीम खान, न्यूज़ इंडिया। जो ओपीडी में और इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही।